हाँ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम। हमारा अगला टॉपिक है माई एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम। अब इससे पहले जो मेरा वीडियो था कीज़ वाला, मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब मैंने देखा यार कि बच्चे ना उनको लाइक करने में भी कुछ तकलीफ होती है। कोई बात नहीं, शायद आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, बट जिस दिन आप एफर्ट्स करोगे तब आपको समझ में आएगा कि एफर्ट्स होते क्या है ना। चलो अब देखो, इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक हमारी होगी, पहला पढ़ेंगे ये जानेंगे कि सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। अगर हम नेटवर्किंग वाले टॉपिक की अगर हम बात करें तो मैंने वहाँ आपको क्या बताया था, सर्वर एक वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है पूरे नेटवर्क के अंदर, जो कि जो भी क्लाइंट उस पर रिक्वेस्ट भेजेगा उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो सर्वर का काम क्या होता है? सर्वर का काम होता है कि ये रिस्पॉन्ड करेगा टू क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है, ओके। अब देखो क्लाइंट क्या है। क्लाइंट बेसिकली अगर हम बात करें और जनरली अगर हम बात करेंगे तो क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट होता है हमारा जो भी उस सर्वर को पे रिक्वेस्ट भेज रहा होता है, वो हमारा क्लाइंट हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो हम इसको बोलेंगे देयर आर प्रोग्राम्स दैट कनेक्ट टू डेटाबेस सर्वर। तो क्लाइंट्स होते हैं हमारे एसक्यूएल के अंदर, दीज आर द प्रोग्राम्स दैट कनेक्ट टू, हमको डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, डेटाबेस, कौन सा बेस? डेटा का बेस यानी डेटाबेस। चलो अब लेकिन एक और चीज़ समझ लो, जो सर्वर है हमारे वो जब भी डेटा को इशू करते हैं या कनेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ में, तो उनका एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है। क्या होता है? एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है इनके बीच में। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, इतनी बात समझ में आई। अब हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के हम फीचर्स को जानेंगे। ओके, और देखो पहले मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों को एसक्यूएल चला के दिखाऊंगा, बट टाइम का शॉर्टेज हो गया मेरे पास, वरना मैं आपको एक एक प्रोग्राम की किताब का और आपकी मुझे एसक्यूएल दी हुई है ना वो आपको चला के दिखाता। की फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। चलो अब देखो एसक्यूएल के अंदर फीचर्स क्या हैं एसक्यूएल के, हम क्यों हमको एसक्यूएल को यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे फीचर्स हैं, एक एक की हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फीचर है वो रहेगा इसकी स्पीड का। सबसे पहला हमारे पास क्या है? स्पीड। क्योंकि इसके अंदर हमने जो डेटा है हमारा डेटाबेस के अंदर हमने बहुत डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है, हमने प्रॉपरली अरेंज कर रखा है, तो इसकी स्पीड जो है बहुत ही फास्ट है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास ईज ऑफ यूज। अब भैया ईज ऑफ यूज क्या होता है? देखो ईज ऑफ यूज का मतलब ये है कि हम इस ये हाई परफॉर्मेंस है। क्या है ये? इट इज अ हाई परफॉर्मेंस रिलेटिवली सिंपल डेटाबेस सिस्टम है। बेसिकली रिलेटिवली सिंपल डेटाबेस सिस्टम। और अगर हम बात करें, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रख लो कि माई एसक्यूएल के दो वर्जन होते हैं। एक होता है इसका GUI वर्जन, ठीक है, और एक इसका होता है CLI वर्जन। अब CLI क्या होता है, GUI क्या होता है, ये समझो। GUI होता है हमारा ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमको चीज़ों को ग्राफिक्स दिख रहे होते हैं। ठीक है, और CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। अब कमांड लाइन इंटरफेस यानी ऐसा आपने देखा हो तो टर्मिनल होता है लाइनक्स के अंदर, आपके विंडोज़ के अंदर होता है विंडोज़ पावर शेल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें कमांड के बेसिस पर हो रही होती है। किसके बेसिस पर? कमांड के बेसिस पर। यानी आप इसमें ऐसा नहीं है कि माउस से क्लिक किया और आपने, एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, अगर आपको कोई फाइल खोल ली है, ठीक है, तो नॉर्मली विंडोज़ में क्या करोगे, विंडोज़ जो होती है GUI होता है, तो आप गए माउस का कर्सर ले गए, क्लिक करा, खुल गई। ठीक है, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, CLI में आपको
कमांड टाइप करनी पड़ती है, ठीक है, और फिर ये ऐसे वहाँ पर पहुँचता है। चलो नेक्स्ट फीचर है इसका कॉस्ट। अब कॉस्ट का क्या फीचर है देखते हैं। कॉस्ट में भाई क्या है, हमेशा जब भी हम कुछ बनाते हैं तो हमारा कॉस्ट को हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ के लिए कि हमारी कॉस्ट कम लगनी चाहिए। तो क्या है कि माई एसक्यूएल इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो ये हमारा फीचर सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, हमको इसका कोई पैसा नहीं देना होता है। तो कितनी अच्छी बात है। और साथ में मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका कोड कोई भी देख सकता है और कोई भी अपडेट आप इसमें कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, ठीक है। जब आगे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेरी लैंग्वेज है। ये कैसी है, क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट। ये की फीचर्स ऑफ माई एसक्यूएल नहीं है, एसक्यूएल नहीं है, वही मैं वही कहूँ, ठीक है। अब क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट का मतलब क्या है कि माई एसक्यूएल अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड बेस्ड लैंग्वेज, यानी कि इसके जो है हमेशा कुछ स्टैंडर्ड बेस्ड लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लाइक एसक्यूएल। एसक्यूएल जो वो क्या है, क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फीचर, वो है पोर्टेबिलिटी। अब देखते हैं पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है भाई। पोर्टेबिलिटी का मतलब है MySQL प्रोवाइड्स अ पोर्टेबिलिटी एज इट हैज बीन टेस्टेड विद अ ब्रॉड रेंज ऑफ कंपाइलर्स। देखो इसका मतलब इस तरह सा है कि ये इट कैन वर्क ऑन डिफरेंट कंपाइलर्स, ये बहुत सारे कंपाइलर्स पे काम कर सकता है बड़ी इजीली। इसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट करा गया है, तो इसका ये फीचर बन जाता है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फीचर है डेटा टाइप, यहाँ लिख देता हूँ। अब डेटा टाइप क्या है कि इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास, तो हमारे लिए ये इसका फीचर है कि हम बहुत सारे टाइप का डेटा इसमें एंटर कर सकते हैं। 7 नेक्स्ट है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या है इसमें कि आपके पास पासवर्ड सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी में पासवर्ड सिस्टम है, ताकि आप बिना पासवर्ड के अपना डेटाबेस जो है एक्सेस नहीं कर सकते हो, ओके। मैं आपको एक कम्युनिटी पोस्ट पे एक वीडियो डालूंगा जो पुराना है, जिसपे आप चेक कर सकते हो कि मैंने प्रॉपर चला के दिखाया है कैसे हमारी MySQL जो है वो काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलेबिलिटी। वो कहाँ लिखे हैं, इधर लिख लेता हूँ मैं, 8 नंबर, स्केलेबिलिटी एंड लिमिट्स। अब क्या है, तो क्या थ्योरेटिकल है, तो मैं फिर आपकी बुक से ही उठा चीज़ें, मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना अपनी आपकी बुक से ही बनाए हुए हैं, तो आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। MySQL कैन हैंडल लार्ज डेटाबेस, सम रियल लाइफ एग्जांपल कंटेन 50 मिलियन रिकॉर्ड्स, यानी कि ये ना बहुत बड़े से बड़े डेटाबेस को हैंडल कर सकता है, लार्ज डेटाबेस, और कई ऐसे डेटाबेस है जो इस पर चल रहे हैं और उसमें 50 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं। आप समझ रहे हो 50 मिलियन रिकॉर्ड्स कितना होता है, समझे, ओके। यहाँ तक तो चलो बात समझ में। क्या है, और भी फीचर है, अभी इसके फीचर और भी हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, तो हम क्या करें अब इसके फीचर में, चलो इसको बिगाड़ते हैं यहाँ से। टोटल इसके 10 फीचर हैं, आपको बताऊँगा, और जो इसको एक साथ देख रहा है ना उसको सब समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैंने जम्बल वे में लिख रखा है। देखो 9 फीचर है हमारे पास। कनेक्टिविटी का फीचर है, क्या है, कनेक्टिविटी का फीचर। देखो कनेक्टिविटी में क्या फीचर है कि क्लाइंट कैन कनेक्ट टू MySQL सर्वर यूजिंग सर्वर प्रोटोकॉल्स। हमारा जो क्लाइंट है वो सर्वर से कनेक्ट हो सकता है, किसका यूज़ करके, सर्वर्स के प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लोकलाइजेशन। क्या है, लोकलाइजेशन। देखो लोकलाइजेशन क्या होता है, द सर्वर कैन प्रोवाइड एरर मैसेज टू क्लाइंट्स इन मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि मतलब ये है कि वो जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जब इसको यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेज का ऑप्शन है, मल्टी लैंग्वेज ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें कि जो एरर्स है मल्टी लैंग्वेज ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें जो हमारे एरर्स हैं वो
मल्टी लैंग्वेज में आपको दिख जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको पहचानने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप अपने एरर को सही कर पाओगे उस पूरे अपने डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट है क्लाइंट्स एंड टूल्स। क्लाइंट्स एंड टूल्स। अब क्लाइंट देखो क्या है, MySQL प्रोवाइड सर्वर क्लाइंट एंड यूटिलिटी प्रोग्राम, यानी इसके अंदर बहुत सारे लाइक कुछ टूल्स ऐसे दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं, लाइक MySQL डम्ब, ओके, और एक और टूल है हमारा MySQL एडमिन, ठीक है। ये कुछ टूल्स प्रोवाइड करे जाते हैं। तो ये फीचर्स है हमारे किसके, MySQL के फीचर्स है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं MySQL और SQL और साथ में उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को भी देखते हैं। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास में आए। और अगर आपने कीज वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो चेकआउट कर लेना, बिकॉज उसके बिना आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ जाएगा, बट जब मैं आगे अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा ना तो आपको वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो अच्छे से, बहुत ज़्यादा आप घाटे में जा सकते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास MySQL एंड SQL। देखो MySQL क्या है, एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, और SQL क्या है, SQL है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL हमारी एक क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एक्सेस डेटा विद इन द MySQL डेटाबेस ऑल प्रोग्राम्स यूजर्स यूज। अब इसकी बात क्या है कि अगर आपको इस MySQL के डेटाबेस से, इस डेटाबेस से अगर आपको फैच करना है डेटा, ठीक है, तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी SQL। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या बात समझ में आई? हाँ भैया, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से ध्यान से समझो, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं शायद आपको स्कूल में ना पढ़ाई जाए, बट मैं आपको, लेकिन विशाल भैया सब पढ़ाते हैं, ठीक है। वो है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, कि क्या क्या ये प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ SQL, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कई सारे हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को, किसको देखेंगे हम, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं DDL। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, DDL के अंदर हुआ क्या, DDL के अंदर ये है कि अब आपको द SQL DDL प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर डिफाइनिंग रिलेशन। अब देखो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करती है क्या, प्रोवाइड कमांड्स। और कमांड्स किस काम के में आएंगे, फॉर, बस देखो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सीधे सीधे लिख के बता रहा हूँ, फॉर डिफाइनिंग रिलेशन स्कीमाज, डिलीटिंग रिलेशंस and relations, creating indexes and के बाद modifying relation schemas, modifying relation schemas, ओके। तो ये काम है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का, कि आपको ये क्या करेगा, आपको कमांड प्रोवाइड करा देगा। और कमांड का काम क्या रहेगा, कमांड का काम रहेगा कि वो आप जब रिलेशन स्कीमास को आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर डिफाइनिंग लिखना था, गलत लिख दिया, ठीक है। फॉर डिफाइनिंग, डिफाइन करने के काम में आएगा, डिलीट करने के काम में आएगा, इंडेक्स को बनाने के काम में आएगा, और मॉडिफाई करने के काम में आएगा DDL के कमांड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरैक्टिव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है।
अब देखो इस सबके फुल फॉर्म याद रख लेना भाई। इंटरैक्टिव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि DML। अब हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसमें हम कुछ अदला बदली करेंगे, ठीक है। सो अब ये क्या होगा, इसमें जो आपकी कमांड्स हैं, इसमें क्या है, द SQL DBML इंक्लूड्स अ क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन बोथ। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमारी जो क्वेरी लैंग्वेज है, इसको हम लिखेंगे लाइक क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन बोथ। अब देखो किन दो चीज़ों पे ये बेस कर रही है, रिलेशनल अलजेब्रा, एक तो हमारा है रिलेशनल अलजेब्रा एंड दूसरा है हमारा टपल रिलेशनल कैलकुलस। क्या है, टपल रिलेशनल कैलकुलस, ओके। और एक और चीज यहां पे है, इट इंक्लूड्स कमांड्स, देखो मैंने कहा था मॉडिफाई करने के लिए। अब इसके अंदर कौन कौन सी कमांड है, देखो इसके अंदर कमांड्स हैं, इंसर्ट, डिलीट एंड मॉडिफाई, बस मॉडिफाई टपल्स इन डेटाबेस। यानी कि जैसा मैंने बताया था, ये क्या था, हमारा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। तो ये क्या करेंगे, हम इससे जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है ना, उसको हम मैनिपुलेट करेंगे। तो इसमें कमांड्स है हमारी इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई टपल्स इन डेटाबेस, ओके। मुझे पता है थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट आपको पढ़ाना ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बेडेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये इंटरैक्टिव थी और ये कैसा है, एम्बेडेड DML लिख देता हूँ, ठीक है, एम्बेडेड DML है। अब देखो, अब क्या है, एम्बेडेड फॉर्म ऑफ SQL इज डिजाइन फॉर यूज विद इन जनरल पर्पस लैंग्वेज। अब जो इसका एम्बेडेड फॉर्म है, ठीक है, इसको किस लिए डिजाइन करा गया है, डिजाइन टू यूज विद इन जनरल पर्पस, विद इन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में, देखो जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिया गया है आपका, सच एज कोबाल 14, पास्कल एंड C, एटसेट्रा। क्या इतनी सी बात क्लियर हुई? हाँ, कुछ कुछ समझ आया भाई, ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन कोई नहीं भैया, आपने पढ़ा दिया है, चलो ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले एक और टॉपिक के ऊपर। इसके अंदर आपके कुछ 5 से 6 टॉपिक आपको समझने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है व्यू डेफिनेशन। क्या है? व्यू डेफिनेशन होगा। देखो, अब व्यू डेफिनेशन में देखो क्या होगा, द एसक्यूएल DDL ऑल्सो इंक्लूड्स कमांड्स फॉर डिफाइनिंग व्यूज। अब DDL के अंदर ही आपके अंदर कौन से कमांड होते हैं, ये इंक्लूड करता है कमांड्स टू डिफाइन व्यूज। ठीक है, ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पहले वाले में बताया था कि व्यूज को हम कैसे क्रिएट करते हैं। अभी और भी आपको आगे बताऊंगा। 5th है ऑथोराइजेशन। अब क्या है कि जो DDL है ना, वो हम द DDL इंक्लूड कमांड फॉर। अब इसके अंदर कौन कौन से कमांड है ऑथोराइजेशन के अंदर? DDL गिव्स कमांड्स फॉर स्पेसिफाइंग राइट्स, कुछ स्पेसिफाई राइट देते हैं किसको? टू रिलेशंस एंड व्यूज।
ठीक है, रिलेशंस एंड व्यूज। बस जो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो, आपको भी बहुत बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर छोटी छोटी चीज़ बेसिक्स अगर आप समझ लिए तो। ठीक है, इंटीग्रिटी। अब क्या होगा इसके अंदर भी, द एसक्यूएल प्रोवाइड्स लिमिटेड फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी चेकिंग। अब इसके अंदर क्या है कि भैया ये एसक्यूएल जो हमारी है, एसक्यूएल प्रोवाइड्स लिमिटेड फॉर्म ऑफ क्या, इंटीग्रिटी चेकिंग, इंटीग्रिटी चेकिंग। चलो अब हम एक और हमारे पास अभी बच रहा है जो कि है ट्रांजैक्शन कंट्रोल। अब क्या है ना कि बच्चे सोचते भैया व्हाइट बोर्ड पे लिखना पड़ता है, लिखना इसलिए पड़ता नहीं फिर तुम कब लिखोगे भाई, है ना, वरना तुम नहीं लिखोगे फिर। व्हाइट बोर्ड पे या पीपीटी है उसके बेसिस पे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, समझ रहे हो। अब है हमारे पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल। तो ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए हमको एसक्यूएल प्रोवाइड करता है। देखो क्या क्या प्रोवाइड करता है। एसक्यूएल इंक्लूड्स कमांड फॉर स्पेसिफाइंग द बिगिनिंग एंड। कौन कौन से कमांड सुनो, कमांड्स फॉर स्पेसिफाइंग द बिगिनिंग एंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अब आपके अभी सिलेबस में अगर मैं बात करूं क्लास 12 तक के सिलेबस में तो आपका ये कमांड्स नहीं है, ठीक है। बट अब जैसे ही आगे जाओगे तो आप इनको ज़रूर पढ़ोगे। लाइक जब आप इंजीनियरिंग करोगे ना तो आप पढ़ोगे कि ये ट्रांजैक्शन पूरा एक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो ऐसा ही, ट्रांजैक्शन अब आपकी पूरी यूनिट है जिसमें आप ये पढ़ते हो कि ट्रांजैक्शन को हम कैसे, वो कितने टाइप के होते हैं, बहुत डेप्थ में होता है अभी तो, ठीक है। तब तक के लिए अब आपको देता हूँ मैं एक वर्क, अभी आगे ही पढ़ेंगे हम। आप तक कमेंट में खाली हो जाओगे ना, और खाली हो जाओगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्या होता है? शैतान का घर। तो अब आप ये बताओ कि इस टेबल के अंदर आपको ये बताना है, मेरे पास एक रिकॉर्ड है, नेम, फ़ोन नंबर, ठीक है, एक सिटी का रिकॉर्ड है मेरे पास, एड्रेस और ऑक्यूपेशन। इसके अंदर प्राइमरी की कौन सी होगी, ठीक है, और कैंडिडेट की कौन सी होगी, और अल्टरनेट के कौन सी होगी। ओके, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की बताओ, और साथ में आप बताओ इसमें फॉरेन की, चलो नहीं है अभी, आप ये तीन तब तक के लिए बताओ। तब तक मैं अपने मार्कर को थोड़ा इंक पिला देता हूँ, मार्कर थक गया है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपको लगभग 30 सेकेंड तक का आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। बता दिया मैं, डेटा एक सिटी का है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल सब्सक्राइब करके एटलीस्ट लाइक कर देना, कि मैंने देखा है जब भी बच्चों को मतलब पढ़ाओ ना तो स्टूडेंट्स भी लाइक यार ठीक है ना, हमको तो फ्री में मिल जा रहा है ना। सो बहुत सारी चीज़ें आप शायद अभी ना समझो, बट जिस दिन आप जब कॉलेज जाओगे, आप कुछ काम करोगे, आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा तो आपको समझ आएगा, ठीक है। चलो, आपको शायद आप इसका आंसर निकाल लिए होगे। कमेंट करके बताओ, जो बच्चा कमेंट करेगा, और ग्रुप में आना, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, ठीक है। कुछ ना कुछ स्पेशल आपको ज़रूर मिलेगा, और वो सिर्फ अभी के लिए है, ऐसा नहीं आप बाद में देख रहे हो, बाद में कमेंट कर रहे हो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, है ना। अब हमारे पास अब जो इन डेप्थ पढ़ेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसके बारे में कई सारे पॉइंट्स हैं और हम उन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे। उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर हम एक और वीडियो का अगला वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाएगा जिसमें पढ़ेंगे
क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब देखो क्या है, अ डेटा डिक्शनरी इज अ फाइल। आप समझो डेटा डिक्शनरी क्या होती है, एक नया टर्म आया यहाँ पे, डेटा डिक्शनरी। अब देखो डेटा डिक्शनरी है क्या, इट इज अ फाइल दैट कंटेन्स मेटा डेटा, दैट कंटेन्स मेटा डेटा। अब तुम कहोगे मेटा डेटा क्या होता है भैया, तो देखो मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, ठीक है, एक डेटा के बारे में कुछ और डेटा। ओके, अब देखो अब क्या है कि ये अगर एक डीडीएल हमारा आइडियल है, कैसा है, एन आइडियल डीडीएल, किसी बात कर रहा हूँ, एन आइडियल डीडीएल। अगर डीडीएल हमारा आइडियल है तो उसको क्या करना है, उसके फंक्शंस देख लो आप, ठीक है, फंक्शंस। पहला फंक्शन है कि अब देखो मैं आपको समझाऊंगा, शॉर्ट में लिख के बताऊंगा कि इट शुड आइडेंटिफाई, क्या करना चाहिए, पहला फंक्शन है कि भाई ये है ना, ये हमारा आइडेंटिफाई करे, क्या आइडेंटिफाई करे, द टाइप ऑफ डिवीजन सच एज डेटा आइटम सेगमेंट रिकॉर्ड इन डेटा बेस फाइल। ठीक है, क्या करेगा, टाइप ऑफ डिवीजन देखेगा, टाइप ऑफ डिवीजन, यानी कि इसको ये चेक करना है कि डेटा आइटम क्या है, ओके, और रिकॉर्ड क्या है, सेगमेंट क्या है। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं, सेगमेंट क्या है, रिकॉर्ड क्या है, और डेटा बेस फाइल क्या है। ठीक है, ये काम किसका है, हमारा डीडीएल का है। बात क्लियर है, क्लियर है। नंबर 2 पे हमारे पास है, इट शुड गिव अ यूनिक नेम टू ईच डेटा आइटम टाइप। ओके, अब देखो क्या करेगा ये, इट शुड गिव यूनिक नेम टू ईच डेटा आइटम टाइप। हर डेटा आइटम टाइप जो उसके अंदर मौजूद है एक रिलेशन के अंदर, ठीक है, उन सभी को क्या करेगा, एक यूनिक नेम प्रोवाइड करेगा डीडीएल। ओके, ठीक है भैया। नेक्स्ट है हमारे पास कि इट शुड स्पेसिफाई द प्रॉपर डेटा टाइप। क्या करेगा ये, इट शुड स्पेसिफाई द प्रॉपर डेटा टाइप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो, इट शुड स्पेसिफाई हाउ द रिकॉर्ड टाइप्स आर एडेड टू मेक स्ट्रक्चर्स। यानी कि अभी क्या स्पेसिफाई करेगा कि जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, स्पेसिफाई हाउ द रिकॉर्ड टाइप आर रिलेटेड टू मेक स्ट्रक्चर। यानी ये देगा एक टेबल के अंदर, एक रिकॉर्ड के अंदर, एक रो के अंदर कौन कौन सा टाइप डेटा जो आपस में रिलेट कर रहा था, ये एक स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, 5वां अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास, इट मे डिफाइन द टाइप ऑफ इनकोडिंग द प्रोग्राम यूजेस इन डेटा टाइप। अब ये क्या डिफाइन करेगा, इट डिफाइन द टाइप ऑफ इनकोडिंग। अब टाइप ऑफ इनकोडिंग से मतलब है बहुत सारी टाइप की इनकोडिंग होती है, लाइक बाइनरी, ठीक है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इन डेटा आइटम। अब ये जो इनकोडिंग है ना, ये कहाँ इस्तेमाल करी जा रही थी, इन डेटा आइटम में, कि वो डेटा आइटम जो है वो कैसा है, तो उसके लिए ऐसा है भैया, बाइनरी है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है। बात समझ गया भैया। अब हमारे पास 2-3 पॉइंट अभी और हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इट मे डिफाइन द लेंथ ऑफ द डेटा आइटम। अब ये क्या करना चाहिए, ये डिफाइन करेगा, क्या डिफाइन करेगा, लेंथ ऑफ डेटा आइटम की लेंथ को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट है, इट मे डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट अ डेटा आइटम कैन एज्यूम। देखो समझाता हूं अभी मैं, द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट
डेटा आइटम कैन एज्यूम। देखो अगर मैं लिख रहा हूँ ना तो आप भी लिख लेना, साथ साथ नोट्स में आ लेना। देखो अब इसकी बात क्या है कि एक डेटा आइटम के अंदर एक, देखो जैसे अगर हम बात कर रही है हमारी टेबल है, यहाँ बना लेता हूँ, एक हमारी टेबल है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये रो कॉलम। अब ये क्या होता है, एक ही हमारा होता है डेटा आइटम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर रेंज क्या रहेगी, क्या रेंज तक का डेटा जो है इसके अंदर एंटर हो सकता है, ये काम भी DDL का ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इधर लिख लेता हूँ, पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास कि इट में स्पेसिफाई मीन्स ऑफ चेकिंग फॉर एरर डेटा। साफ साफ बात है कि क्या करेगा, इट स्पेसिफाई फॉर चेकिंग एरर्स इन डेटा, यानी कि इस डेटा के अंदर एरर है या नहीं है, ये भी काम कौन चेक करेगा, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का ही काम है। तो बस अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट्स। वो वीडियो आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना। तब तक के लिए चैनल पर अगर पहली बार आप आए तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इसको लाइक कर देना वीडियो को, ताकि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इस चैनल को अपने स्कूल वाले ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दो, बिकॉज इस टाइम पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। ओके।